नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं केजीएमसी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत, जिनसे आज हम अस्थमा पे बात करने वाले हैं। और आज हम जानेंगे कि अस्थमा से संबंधित किस तरीके से उनका उपचार किया जा सकता है। तो सीधे बात करते हैं डॉक्टर सूर्यकांत जी से। सर, आपका हमारे हेल्थ मंत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, आज हम अस्थमा पे बात करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अस्थमा होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा अनुभव किया होगा बचपन से लेके अब तक। आप आम की पत्ती छूइए, कुछ नहीं होता। आपकी नीम की पत्ती को छूइए, कुछ नहीं होता। आप तुलसी की पत्ती को रोज छूते हैं, कुछ नहीं होता उस पत्ती को। लेकिन एक पौधा होता है जिसको हम कहते हैं छुई मुई का पौधा या टच मी नॉट प्लांट। इसकी पत्ती को जैसे ही आप छूते हैं ये सिकुड़ जाती है। इसको हम कहते हैं अति संवेदनशीलता। अस्थमा के रोगी में पैदाइशी रूप से जो सांस की नलियां होती हैं, सांस जो हम वातावरण से लेते हैं और सांस की नलियों से ये सांस फेफड़े तक पहुंचती है, तो ये जो सांस की नलियां होती हैं ये पैदाइशी रूप से अति संवेदनशील होती हैं, यानी हाइपर सेंसिटिव होती हैं। और जब ये किसी वायु प्रदूषण, कोई परागकण या कोई एलर्जी का अन्य कारक के संपर्क में आती हैं तो इनमें सूजन आ जाती है और इनमें सिकुड़न हो जाती है। अब आप कल्पना करिए कि सांस की नली जो आपको ऑक्सीजन प्रवाहित कर रही है, अगर वो सिकुड़ जाएगी तो आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है या जो आपकी सांस की सप्लाई है वो घट जाएगी और आपकी सांस फूलने लगेगी। यही है अस्थमा। इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत में अक्सर नाक और गले की एलर्जी से समस्या शुरू होती है, जिसमें छींक आना, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश रहना, और कोई भी मौसम बदलने पर या किसी प्रदूषण के संपर्क पर या किसी एलर्जी के तत्व के संपर्क में आने पर इस तरह के लक्षण होना और साथ साथ फिर धीरे धीरे सांस फूलने लगना। और जब सांस फूलने लगती है तो क्या होता है कि जैसे ही एलर्जी के तत्व कोई आते हैं सांस फूलने लगती है और थोड़े दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। यानी इसमें जो समस्या है वो बराबर नहीं है, 12 महीने नहीं है साल के। इसमें शुरुआती लक्षणों में एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस जिसको हम कहते हैं, जैसे आप देखते हैं टीवी में कोई आप सीरियल देखते हैं तो उसका एपिसोड आता है, मंगल मंगल शुक्र शुक्र, इसी तरह इसकी एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस होती है और फिर धीरे धीरे ये अस्थमा की पूरी तरह से परिपक्व बीमारी बन जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें कुछ कारण एंड लक्षण इसके बताए हैं कि किस तरीके से ये अस्थमा होता है और क्या लक्षण होते हैं। अगर हम इनके टेस्ट की बात करते हैं तो किस तरीके के टेस्ट से हम, कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता लगाया जाता है कि ये अस्थमा है? देखिए श्वेता, बिल्कुल ठीक पूछ रही हैं। आपके प्रोग्राम का नाम ही है हेल्थ मंत्रा। तो आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है एक डॉक्टर के द्वारा रोगी की पूरी समस्या सुनना और उसकी विवेचना करना। इसको हम कहते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। एमबीबीएस के हर छात्र को, एमडी के हर छात्र को हम लोग पढ़ाते हैं कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो दुनिया में बाद में आए, जांचें बाद में आई, और आपको जांचों का, रिपोर्ट का इलाज नहीं करना, आपको रोगी का इलाज करना है। तो सबसे पहले विस्तार पूर्वक मरीज की समस्या सुननी चाहिए, उसको समझना चाहिए और अपने स्टेथोस्कोप आला जो आपकी पहचान है उससे आपके मरीज का परीक्षण करना चाहिए चेस्ट का। क्योंकि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो इसी चेस्ट में होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट लंग, और ये फेफड़े की ही समस्या है, सांस की समस्या है, सांस की नलियों की समस्या है। तो इसका बाकायदा परीक्षण करना चाहिए। पूछना चाहिए कि कब से आपको तकलीफ शुरू हुई, किस महीने में ज़्यादा होती है, मौसम बदलने पे ये तकलीफ बढ़ती है, जब आप कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं तब बढ़ती है, अक्सर जो बदलते मौसम में परागकण नए नए आते हैं तब बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का कोरिलेशन, डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी चाहिए, शारीरिक परीक्षण करना चाहिए। इसके बाद कुछ रक्त परीक्षण कराए जाते हैं। वो इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ शुरू से, पिछले 1996 से मैं ये बात सबको कह रहा हूँ अस्थमा जब भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि 1996 में मैंने एज ए लेक्चरर, यंग लेक्चरर के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया था। और लगभग 25 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर फूलती हुई सांस अस्थमा नहीं होती। तो फूलती हुई सांस के और भी कारण हो सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, इसका परीक्षण क्या करेंगे।
तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जिनको खून की कमी हो जाती है उनकी भी सांस फूलने लगती है, जिनको साधारण इस्नोफिलिया हो जाती है उनकी भी सांस फूलने लगती है, जिनको हार्ट की बीमारी है उनकी भी सांस फूलने लगती है। तो फेफड़े की अन्य बीमारी है, टीबी या कैंसर या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या सीओपीडी, उनकी भी सांस फूलने लगती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सांस फूल रही है ये अस्थमा के कारण फूल रही है या किसी और अन्य कारण से फूल रही है। तो इसके लिए कुछ जांचें करानी पड़ती है। जैसे एक हीमोग्लोबिन की जांच हम कराते हैं तो ये पता चलता है कि एनीमिया तो नहीं है, यानी खून की कमी तो नहीं है, उससे भी सांस फूल सकती है। फिर हम सीबीसी कराते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, अर्थात टीएलसी डीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें पता चलता है कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं है, संक्रमण तो नहीं है, तो उसमें टीएलसी बढ़ जाता है, डीएलसी में पॉलीमार्फ बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमें इस्नोफिल देखना पड़ता है, वो तो नहीं बढ़े हुए हैं। नॉर्मली इस्नोफिल जो होता है वो 2 से 6% तक होता है। अगर 6% से ज़्यादा इस्नोफिल बढ़ गया है तो फिर इस्नोफिलिया एक दूसरी बीमारी है, वो उसके कारण सांस फूल सकती है। तो इस कंप्लीट ब्लड काउंट छोटी सी रक्त की जांच है, लेकिन हमें पता चल जाता है एनीमिया तो नहीं है, एक्यूट संक्रमण तो नहीं है और इस्नोफिलिया तो नहीं है। फिर हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं। अस्थमा में एक्सरे में कोई धब्बा नहीं मिलता है, जबकि फेफड़े की अन्य बीमारियां, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, चाहे वो लंग कैंसर हो या अन्य बीमारियां हो, निमोनिया हो, इन सब में फेफड़े में धब्बे आते हैं, जबकि अस्थमा में एक्सरे में कोई धब्बा नहीं आता है। इसके अतिरिक्त ब्लड में, चूंकि एक एलर्जिक बीमारी है अस्थमा की, तो ब्लड में एलर्जी का लेवल क्या है, जिसको हम सीरम IgE कहते हैं, वो भी करवाते हैं। उससे भी हमें एक आइडिया लगता है कि भाई ये एलर्जिक अस्थमा है या कोई नॉन एलर्जिक कंडीशन है जिसके कारण सांस फूल रही है, तो उसको भी जांच कराना हमें जरूरी है। और पांचवी जांच, अक्सर मैं कहता हूँ अस्थमा माने 5 जांच, तो एक और जांच कराते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सरे पैरानेजल साइनसिस। साइनोसाइटिस इसके साथ 80% मामलों में संबंधित होती है, तो साइनोसाइटिस भी साथ में तो नहीं है, इसके लिए एक्सरे, साइनस का एक्सरे कराते हैं। और फिर लास्ट में हम इंपॉर्टेंट जांच कराते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी PFT, यानी स्पायरोमेट्री। ये होती है लंग की, फेफड़े की स्टेमिना की जांच, यानी लंग जो है, हमारा फेफड़ा जो है, वो किस स्टेमिना पे काम कर रहा है, उसमें क्या कमी है। और फिर इनहेलर देके हम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं, यानी दोबारा टेस्ट करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि इनहेलर हमने इस मरीज को दिया, उसके बाद इसके लंग फंक्शन इंप्रूव हुए या नहीं हुए। तो ये 5 जांचें हैं, ब्लड की जांच, CBC और सीरम IG, फिर एक चेस्ट का एक्सरे और एक साइनस का एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये 5 जांचें हमें पहुंचाती हैं, मिनिमम 5 जांचें हैं, ये 5 जांचें हमें पहुंचाती हैं। फिर अगर हमें हार्ट की बीमारी का सस्पिशन हो रहा है तो हम ECG या 2D इको कराएंगे, या और किसी बीमारी का अगर सस्पिशन हो रहा है तो हम CT थोरेक्स कराएंगे। लेकिन 5 ये मिनिमम जांचें हैं जिनसे हम अस्थमा की डायग्नोसिस को कंफर्म कर लेते हैं और प्रूव कर लेते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी हमने आपसे टेस्ट के बारे में बात किया, आपने कारण हमें बता दिए, लक्षण हमें बता दिए। डॉक्टर, क्या इसके अस्थमा के क्या प्रकार भी होते हैं? कई प्रकार के ऐसा होता है, तो अलग अलग उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं? जी, अभी जैसे मैं बता रहा था कि जब सीरम IG की हम जांच कराते हैं तो हम पता कर लेते हैं ये एलर्जिक अस्थमा है या नॉन एलर्जिक अस्थमा है। करीब 80% अस्थमा के मामले जो हैं वो बचपन से शुरू होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि ये चाइल्डहुड अस्थमा है या एडल्टहुड अस्थमा है। अगर वो बड़ी आयु पर, यानी 40 साल के बाद शुरू होता है, तो उसको हम लेट ऑनसेट अस्थमा या एडल्ट ऑनसेट अस्थमा कहते हैं। और जबकि बचपन से ही शुरुआत हो जाती है अस्थमा की, तो उसको हम चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी एक टर्म होता है। खास तौर पर ऐसे व्यवसाय हैं हमारे देश में, जैसे जो लोग जो हैं वो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां धूल धुआं गर्दा ज़्यादा है, तो जैसे ही वो घर पे रहते हैं तो ठीक रहते हैं, उनकी कोई सांस नहीं फूलती। लेकिन जैसे ही वो वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं और 1 घंटे के अंदर उनकी सांस फूलने लगती है। अब चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हों, सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे हों, और चाहे वो जो है वो आरा मशीन पे काम कर रहे हों, चाहे वो लोहारगिरी का काम कर रहे हों, यानी हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जहां पर धूल धुआं गर्दा पैदा होता है। तो इस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अस्थमा है तो उसको हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की ऐसे सांस नहीं फूलती है, लेकिन बच्चा है, जैसे ही माँ कहती है खेलने जाता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, दौड़ता है, भागता है, तो इसकी सांस फूलने लगती है और घर आके कहता है कि मम्मी हमारी तो सांस फूल गई। तो इसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। तो इसी तरह कुछ लोगों में साल भर तकलीफ सांस की फूलने की बनी रहती है, जिसको हम पेरिनियल अस्थमा कहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब होली के बाद अप्रैल मई का सीजन आता है तो केवल उसमें सांस फूलती है, इसको हम सीजनल अस्थमा कहते हैं।
कई लोगों को कोई पर्टिकुलर सीजन, चाहे वो अप्रैल मई का हो, जुलाई अगस्त बारिश के शुरू होने का हो, या फिर सर्दी के शुरू होने का अक्टूबर नवंबर का हो, तो ऐसे लोगों को जिनको मौसम बदलने पे सांस फूलती है उसको हम सीजनल अस्थमा कहते हैं। जिनको 12 महीने सांस फूलती रहती है उसको हम पेरिनियल अस्थमा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड अस्थमा, बड़ों का अस्थमा यानी एडल्ट अस्थमा, या लेट ऑनसेट अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा और ऑक्यूपेशनल अस्थमा, सीजनल अस्थमा। कई लोगों को जो है कुछ दवाएं ऐसी होती हैं वो उनका अस्थमा बढ़ा देती हैं, जैसे एस्प्रिन नाम की दवा है। अब सांस के रोगियों को एस्प्रिन नाम की दवा से दूर रहना चाहिए क्योंकि अक्सर वो है सांस की तकलीफ को बढ़ा देता है। इसी तरह ब्रूफेन है, डाइक्लोफेनिक है, मतलब ये दवाएं जो दर्द के लिए हम खाते हैं वो अक्सर सांस अस्थमा को बढ़ा देती हैं, तो इसको हम ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। तो बहुत अस्थमा के प्रकार हैं और अच्छा हुआ आपने श्वेता जी प्रश्न कर लिया, आपके दर्शकों को विभिन्न प्रकार के अस्थमा की जानकारी हो गई। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हम किस तरीके से, जैसे हम अगर जज कर लेते हैं कि हमें अस्थमा है, तो एक कौन सा टाइम पीरियड होता है, किस टाइम पे हम ये जाने कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, हमें इस टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए और दिखाना चाहिए डॉक्टर को? देखिए, डॉक्टर के समय आपको 3 तरीके से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पहला, अक्सर मैंने कहा 80% बच्चों में अस्थमा जो है बचपन से शुरू होता है। जी। तो सबसे पहले मैं माँओं को प्रशिक्षित कर देता हूँ कि वो कैसे जाने कि अपने उनके बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। जी। तो सबसे पहले मैं माँ जितनी हैं उनको मैं आगाह करता हूँ। माँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, उनके पिताजी हैं, बाबा हैं। इन सब लोगों को क्या चाहिए कि खास तौर पर अगर किसी अस्थमा फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको अस्थमा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे बच्चों को ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये खेलने जाता है तो इसकी सांस तो नहीं फूल जाती है, और बच्चे खेलते रहते हैं लेकिन ये तुरंत चला आता है तो मेरी सांस फूल गई। ऐसे बच्चों को ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि रात में जब सोते हैं तो ठीक सोते हैं लेकिन बीच में उठ जाते हैं और उनकी सांस फूलने लगती है, रात में खांसी आने लगती है, तो ये भी एक अस्थमा का लक्षण है और ये बताता है कि अब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर अस्थमा की फैमिली में बच्चा हुआ है और अगर उसको छींकें, सर्दी, जुकाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा है तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि नाक और साइनस की एलर्जी जिन बच्चों को होती है उनमें 3 बच्चों में से आगे चल के एक बच्चे को सांस की तकलीफ यानी अस्थमा की तकलीफ हो जाती है। जी। तो अब बचपन में ये ऑब्जर्व करना है। अब छोटा बच्चा है वो तो भाई कहेगा नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, ये लक्षण मेरे को आ रहे हैं। जी। तो ये घर वालों को ही ऑब्जर्व करना पड़ता है। जी। अब बड़े होने पे क्या करें? बड़े होने पर एक तो आपको जब अस्थमा की डायग्नोसिस बनी है, यानी आपको लक्षण लग रहे हैं कि मेरी सांस फूलती है, बार बार फूल जाती है और मौसम बदलने फूल जाती है, या चलने फिरने पे फूलती रहती है, या मैं वर्क प्लेस पे जाता हूँ तो फूल जाती है, तो डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए डायग्नोसिस के समय, यानी इनिशियल डॉक्टर कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद डॉक्टर जब बताता है तो नियमित रूप से, मैं तो कहूँगा कि शुरू में 1-1 महीने पर और उसके बाद 3-3 महीने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। खासतौर पर इस कोरोना काल में, चूंकि जिनका अस्थमा कंट्रोल नहीं है उनको कोरोना का खतरा ज़्यादा है, तो इस आपका अस्थमा नियंत्रित है कि नहीं, कंट्रोल है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से बार बार डिजिटल कंसल्टेशन प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए, और आवश्यक हो डॉक्टर कहे तो फिजिकल कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। जी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ रेड फ्लैग साइंस मैं आपको बताता हूँ आपके दर्शकों को, कि अगर वो लक्षण आ जाएं इसका मतलब एक्यूट अस्थमा का अटैक आ गया है और आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, जिसमें बहुत तेजी से सांस फूलने लगे, आप बात जो है वो सेंटेंस पूरा ना कर पाए, मतलब एक सेंटेंस आपसे कहा गया कि राम जाता है तो वो भी आप कंप्लीट एक बार में नहीं बोल पाते हैं, सांस बीच बीच में टूट जा रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। आपके ये उंगलियां हैं, इनके जो नाखून हैं वो नीले पड़ गए हों, आपका जो जबान नीली पड़ गई हो, होंठ नीले पड़ गए हों, तालू नीला पड़ गया हो, और या आपका जो है बेहोशी की अवस्था आ रही हो, चैतन्य की अवस्था आ रही हो, तो ऐसे समय में ये डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। जी। अगर डॉक्टर, हम ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी वजह से मिस कर जाते हैं, जैसे आज की टाइम काफ़ी बिजी लाइफ, एक बिजी शेड्यूल हो चुका है, और उस दौरान अगर हम नेग्लेक्ट करते जाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, टाइमली अगर हम ना दिखाएं, तो क्या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं? किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, एक तो है कि कोरोना के पीरियड में 18 महीने में कोरोना ने ये सिखा दिया है कि हर घर को थोड़ा बहुत सभी बीमारियों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जी। हेल्थ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। केवल पैसा कमाना ही अब जीवन का उद्देश्य नहीं रहना है, क्योंकि आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो उस पैसे का करेंगे क्या। जी। पहले मैं सांस के रोगियों से कहता था
कि भाई घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखा करो और यहाँ पर अगर 94 से नीचे ऑक्सीजन चली जाए तो आप डॉक्टर से संपर्क किया करो। जी कोई नहीं सुनता था, डॉक्टर सूर्यकांत की किसी ने नहीं सुनी। जी पहले मैं कहता था कि घर से निकलते हो भाई सांस के रोगी हो, वायु प्रदूषण बहुत है, घर से बाहर निकला करो तो एक मास्क लगा दिया करो। मेरी मानी, किसी ने नहीं डॉक्टर सूर्यकांत की मानी। मैं तो 25 साल से कह रहा हूँ। लेकिन कोरोना आया, डर हुआ, तो अब सबके घर में पल्स ऑक्सीमीटर है और सबके घर में, सबके जेब में मास्क है। जी तो सांस के रोगियों को, अस्थमा के रोगियों को भी ध्यान चाहिए कि मास्क जो है सिर्फ कोरोना से नहीं बचाता है, जी आपको वायु प्रदूषण से भी बचाता है, जी आपको और जो बैक्टीरिया वातावरण में घूम रहे हैं उनके संक्रमण से बचाता है। जी तो मास्क सांस के यानी अस्थमा के रोगियों के लिए भी फायदेमंद जी। है जब घर से बाहर निकलें तो। और दूसरा काम कि घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना। ये पल्स ऑक्सीमीटर सिर्फ और सिर्फ कोरोना की आपकी बीमारी की डायग्नोसिस नहीं बताएगा या सीवियरिटी नहीं बताएगा, जी लेकिन ये अस्थमा में भी अगर, जैसे आपने कहा कि कोई बात हो जाए, लापरवाही हुई, नहीं जा पाए, और अगर अस्थमा के रोगी की ऑक्सीजन 94 से नीचे चली गई है तो इसका मतलब अर्जेंट आपको डॉक्टर से सलाह करनी है या अस्पताल में आपको जाना है। जी तो अब पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में पहुंच गया है, तो इस पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना की बीमारी के लिए नहीं बल्कि सांस की अन्य बीमारियों के भी नाप तौल में इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी 94% से ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाता है तो अपने डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। जी वैसे डॉक्टर, ये होता है कि कई बार अस्थमा के कुछ अटैक होते हैं जो अचानक से सडनली अगर अटैक पड़ जाए और उस दौरान अगर हमें मौजूद ना हो कि हम डॉक्टर को पास नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कोई ऐसा होम रेमेडीज या कोई घरेलू नुस्खा समथिंग ऐसा कुछ हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उस पेशेंट को हम कुछ रिलीफ दे सकें? देखिए, एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर डॉक्टर डिजिटल कंसल्टेशन दे रहा है, तो अपने डॉक्टर से आप डिजिटली कनेक्ट रखिए। जी आप एक छोटा वीडियो बना के भी, आधा मिनट का, 1 मिनट का वीडियो वो डॉक्टर को भेज सकते हैं कि देखिए इस तरह इनकी सांस फूल रही है। जी जबान दिखा सकते हैं, नाखून दिखा सकते हैं, उंगलियां दिखा सकते हैं कि नीले तो नहीं पड़ रहे हैं। जी दूसरा, मैंने कहा कि अभी कुछ लोगों ने घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है, जी तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन आपने नापी 94 से नीचे गई है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया और आपने जो है वो ऑक्सीजन ले ली। अब देखिए, हमें अपनी घर के जो फैमिली की जो होम अप्लाइंसेस हैं उनकी थोड़ी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। जी अगर मैं कहूँगा कि आप नया टीवी खरीदना चाहते हैं या आपको ऑप्शन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का दिया जाए, तो मैं कहूँगा पुरानी टीवी से काम चला लीजिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लीजिए। जी मैं कहूँगा फ्रिज खरीदना चाहते हैं नया या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो मैं कहूँगा फ्रिज थोड़ा रोक दीजिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लीजिए। जी तो इसी तरह अब आपको लग्जरी की प्रायोरिटी नहीं है होम अप्लाइंसेस में होनी चाहिए, बल्कि नेसेसिटी की जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए। इसी तरह डॉक्टर जो है वो एक्शन प्लान बताता है अस्थमा के मरीज को। देखो भाई, अगर ऐसा हो जाए, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे चला जाए, सांस बहुत ज़्यादा फूल जाए, तो आपके पास आप इन्हेलर विद स्पेसर ले सकते हैं, और नहीं तो एक और छोटी मशीन होती है जिसको हम नेबुलाइजर कहते हैं, वो नेबुलाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेबुलाइजर छोटी मशीन है, मतलब मुझसे आप पूछिए कि भाई मिक्सी आप नहीं लेना चाहते हैं या नेबुलाइजर, तो मैं कहूँगा मिक्सी बाद में लीजिएगा, नेबुलाइजर पहले लीजिएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप नई टीवी लेना चाहते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेना चाहते हैं, नई मिक्सी लेना चाहते हैं या नेबुलाइजर। तो अस्थमा के रोगी के घर में 3 अप्लाइंसेस जरूर होनी चाहिए। एक पल्स ऑक्सीमीटर जिससे ऑक्सीजन नाप सकें, दूसरा नेबुलाइजर जिससे तुरंत हम नेबुलाइज कर सकें, और नेबुलाइजर से क्या होता है कि जो सिकुड़ी हुई सांस की नलियां हैं, जैसे मैंने कहा छुई मुई की तरह वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो सिकुड़ी हुई सांस की नलियां नेबुलाइजर देते ही 10 मिनट आपने नेबुलाइजर दिया और ऐसे फैल जाती हैं। तो उसमें जो सांस का प्रवाह है, ऑक्सीजन की जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है और मरीज को आराम मिल जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं, तो ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि अपने अस्थमा एक्शन प्लान में 3 चीज़ें शामिल कर लिए और घर में आप प्रायोरिटाइज करके पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये घर में रखेंगे, चाहे अस्थमा का आपके घर में रोगी हो, COPD का रोगी हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का रोगी हो, लंग कैंसर का रोगी हो, या और अन्य किसी सांस की बीमारी का रोगी हो। इसमें आपको घर में इमरजेंसी मैनेजमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आपने ये इलाज शुरू कर दिया तो आप ही डॉक्टर हो गए। आप अपने को डॉक्टर मत समझे। डॉक्टर को ईश्वर ने जिसको जो दायित्व दिया है वही समझे। आप घर में एक केयर गिवर हैं, आप केयर गिवर की हैसियत में रहिए और भूमिका में रहिए, और डॉक्टर को डॉक्टर की भूमिका देनी चाहिए। इधर नेबुलाइजर और ऑक्सीजन आप शुरू कर दीजिए और उधर डॉक्टर से संपर्क करिए, अस्पताल से संपर्क करिए और अपने मरीज को दिखाइए। जी,
अच्छा डॉक्टर, अगर हम इसके अस्थमा के प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की बात करते जी। हैं तो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है? श्वेता क्या जी, medicine- बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। जी 96 से लेके और 2009 तक जी जब मैं कहता हूं कि देखो भाई इनहेलर बहुत जरूरी है अस्थमा के रोगी के लिए, लिया करो। जी अरे भाई अमिताभ बच्चन लेते हैं जी और बहुत से लोगों का मैं नाम लेता था, सौरभ गांगुली लेते हैं और जाने बिल क्लिंटन लेते हैं, पता नहीं मैं किस किस का नाम लेता था जी। और उन्हें समझाता था। बहुत से लोग मेरी बात नहीं मानते थे, या यूं कहिए कि उस समय तक मुझे बड़ा डॉक्टर नहीं समझते थे। ये भी बड़ा आजकल के समाज में है कि जब तक आप बड़े डॉक्टर रहो तो आपकी बात नहीं सुनी जाती है, जी चाहे कितनी अच्छी बात आप कह लें। जी तो 2009 में ऐसी क्या चीज़ हुई श्वेता जी, मैं आज रहस्य आपके दर्शकों को बताता हूँ कि मेरी बात मानने लगे। जी 2009 में ये चश्मा देख रही हैं, ये चश्मा लग गया मुझको। जी तो जब लोगों ने कहा, जब मैंने कहा कि नियमित इनहेलर लीजिए तो बोले क्यों लीजिए, जी तो मैंने कहा एक काम करिए, आप डॉक्टर सूर्यकांत का चश्मा उठा दीजिए, डॉक्टर सूर्यकांत आपका इनहेलर बंद करवा देंगे, जी बस उसके बाद निरंतर। तो इतना बढ़िया मुझे एग्जाम्पल मिल गया कि तू मेरा चश्मा नहीं उतार सकता तो मैं तेरा इनहेलर नहीं बंद कर सकता। जी तो जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जी। तो मैंने कहा तू मेरा चश्मा हटवा दे मैं तेरा इनहेलर हटवा दूंगा। जी। तो उसके समझ में आ गया ये डॉक्टर बहुत टेढ़ा है, जी ये मानेगा नहीं। तो तब से लोगों ने इनहेलर की कंप्लायंस बढ़ा दी। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, जो लेटेस्ट ORG इंडिया टुडे सर्वे कहता है 2019 का, वो ये कहता है कि अभी भी हमारे देश में 3 अस्थमा के रोगियों में से एक ही इनहेलर लेता है। जी अभी भी 30-35% के आसपास के लोग जो हैं इनहेलर लेते हैं, बाकी अभी भी इनहेलर नहीं लेते हैं। और इनहेलर चिकित्सा ही अस्थमा की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। जी तो ये दर्शकों को समझना चाहिए कि भाई इनहेलर लेना कितना जरूरी है। जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि अगर हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह इसके लिए, क्या मेडिसिन ही प्रॉपर है या इसके लिए कोई सर्जरी वगैरह भी कभी करनी पड़ सकती हाँ, है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ऐसे लोग करीब 5 से 10% लोग, हमारे देश में करीब 3.5 करोड़ के लोग अस्थमा के रोगी हैं। जी अब ये 3.5 करोड़ अस्थमा के रोगियों में से कोई 5-10% रोगी ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं बिगड़ा हुआ अस्थमा हो जाता है, यानी एयरवे रीमॉडलिंग हो जाती है। जी एयरवे रीमॉडलिंग का अर्थ है कि हम इनहेलर दे रहे हैं, नेबुलाइजर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो सिकुड़ी हुई नलियां हैं वो फैल नहीं रही हैं। जी तो उनके लिए अब सर्जरी की सुविधा आ गई है देश में, जिसको हम ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं हम लोग एक्चुअली सांस की नलियों को। जी और ये ब्रोंकाई की सांस की नलियां जो हैं, मसल्स जो हैं वो पावरफुल हो जाती हैं, मस्कुलर ज़्यादा हो जाती हैं, मोटी ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे कि सांस की नली बहुत सिकुड़ी रहती हैं। जी जैसे देखा नहीं आपने सलमान खान और अक्षय कुमार की ये मसल्स बहुत बढ़ जाती हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। जी अब भाई यहाँ की तो मसल पावर काम आएगी, लेकिन अगर ब्रोंकाई की मसल पावर, मसल थिकनेस बढ़ गई है तो वो तो सांस की नली को और दबाई रहेगी, सिकुड़ी रहेगी। तो वहाँ की मसल पावर मत बढ़ने दीजिए आप, सलमान खान और अक्षय कुमार की तरह यहाँ की बढ़ाइए। जी तो अब उसमें क्या होता है कि वो ब्रोंकियल वॉल की जब थिकनेस बढ़ जाती है तो सांस की नलियां सिकुड़ी ज़्यादा रहती हैं, इनहेलर का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों में ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी एक चिकित्सा है, एक ऑपरेशन की चिकित्सा है, एक सर्जरी है, जो कि देश के बहुत सारे केंद्रों में अब उपलब्ध है और वो कराई जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली अभी उत्तर प्रदेश में नहीं मौजूद है, लेकिन दिल्ली में, वेस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ये सर्जरी उपलब्ध है। जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि जैसा कहा जाता है कि योग के जरिए हम किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं, तो क्या योग के जरिए हम क्या अस्थमा में भी कुछ कंट्रोलिंग कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं यहाँ निश्चिंत बता दूं कि योग किसी बीमारी को क्योर नहीं करता है। जी योग का मतलब है बहुत सिंपल, जोड़ना। जी अब आपके दर्शक सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत कॉन्फिडेंटली इतना योग पे क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आपके दर्शकों को अवगत करा दूं कि मैंने भी योग और नेचुरोपैथी में एक डिप्लोमा किया हुआ है। जी मैंने जानने की कोशिश की, जब दुनिया में इस तरह की आवाज़ें आईं, जी लोगों ने क्लेम करना शुरू किया कि योग से ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म, तो मैंने भी अध्ययन किया जी और मैंने ये पाया। और मैं बता दूं, दुनिया में अस्थमा की योग में क्या रोल है, इसकी PhD ये हमारे विभाग में हुई है, मैंने ही करवाई है। जी। और पहली जो PhD है अस्थमा के ऊपर योग की भूमिका को लेके, वो हो चुकी है इस विभाग में, मेरे ही निर्देशन में हो चुकी है, और उसके 10 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पब्लिकेशन भी हो चुके हैं। जी इसलिए मैं और कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल ऑथराइज्ड हो गया हूँ अस्थमा और योग के ऊपर बोलने के लिए, या योग और प्राणायाम के ऊपर बोलने के लिए। जी तो योग का सिंपल मतलब है जोड़ना। जी तो ये एड ऑन थेरेपी है, ये मेन थेरेपी नहीं है। जी आप हमेशा ध्यान रखें,
ये देखिए, स्वस्थ रहने के लिए तो बहुत अच्छी विधा है। जब तक आप बीमार नहीं हैं, योग करते रहेंगे तो ये बीमारियों से आपको बचाता रहेगा। करें योग, रहें निरोग, जी ये बात बिल्कुल सही है। जी लेकिन अब कोई कहे कि मेरी 400 शुगर हो गई है या मेरा अस्थमा जो है वो लंग फंक्शन 30% रह गया है और मैं एक हफ्ता योग करूंगा और वो 80% हो जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इनहेलर ले रहे थे, उसके बावजूद भी आपकी थोड़ी बहुत सांस फूल रही थी, थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं थी, वो इंप्रूव हो जाएगी अगर योग प्राणायाम कर रहे हैं। हो सकता है इनहेलर की डोज थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन इस मुगालते में मत रहिए। और मैं किसी भी बीमारी के लिए कह रहा हूं कि योग, प्राणायाम, ध्यान ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सब लोग जरूर करें और ये इससे स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और हर बीमारी में थोड़ा थोड़ा एड ऑन थेरेपी जिसको कहते हैं ना, एड ऑन। जी तो जैसे डॉक्टर पर्चा लिखता ना, कहता फिर मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब एक टॉनिक और लिख दीजिए, जी तो हो सकता है पर्चे में टॉनिक लिखवाने की आपको जरूरत ना पड़े। अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो टॉनिक के पैसे बच गए आपके। हो सकता है इनहेलर, आपके महीने में 10 इनहेलर खर्च होते हैं, हो सकता है 8 खर्च हों, इनहेलर के पैसे बच गए। हो सकता है इनहेलर लेने के बाद भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई। जी तो ये योग और प्राणायाम का स्थान है। जी। और अगर सर हम अगर अस्थमा के रोकथाम पे हम बात करते हैं तो किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जीनोटाइप आप बदल नहीं सकते, मतलब जिस जीन्स के साथ आप पैदा हुए हैं, जी मैंने कहा ना, पैदाइशी रूप से व्यक्ति की, अस्थमा के रोगी की, व्यक्ति की सांस की नलियों में अति संवेदनशीलता पाई जाती है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी पाई जाती है। जी तो ये जीनोटाइप आप नहीं बदल सकते। ये जो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, जो पैदाइशी रूप से आपकी सांस की नलियां, आप मान लीजिए कमजोर हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं, उन्हें आप बदल नहीं सकते। लेकिन वो कारक आप बदल सकते हैं, वो कारक आप कंट्रोल कर सकते हैं जिन कारकों से ये सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। उसमें क्या आते हैं? उसमें कुछ कारक घर के अंदर हैं, कुछ घर के बाहर हैं और कुछ आपके अंदर हैं। जी मैं तीनों को बताता हूं। घर के अंदर क्या कारक हैं? घर के अंदर आपने गलती से भी टेडी बियर या इस तरह के फर वाले खिलौने घर में जितने ज़्यादा रख रखे हैं, उतना ही घर में एलर्जी का वातावरण फैलता है और उतनी ही अस्थमा आपका अनकंट्रोल होता है। अब मैंने देखा कई बच्चे हैं, उनकी कई बार फूलती थी, माँ कहती थी डॉक्टर साहब इसके इनहेलर दिया तब भी सांस नहीं कंट्रोल हो रही है। जी तो मैंने कहा कि घर में टेडी बियर है। अरे डॉक्टर साहब पूछिए मत, बिना टेडी बियर के तो इसको रात में नींद ही नहीं आती। ये मेरे पास कहाँ, ये तो बगल में टेडी बियर लेटा के लेटती है। तो भाई अब टेडी बियर और सॉफ्ट टॉयज़ ये जितने होते हैं, ये सब नुकसानदेह हैं आपके घर में। अगर अस्थमा का रोगी है तो या तो अस्थमा का रोगी रखिए या टेडी बियर रखिए, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरे, जितने घर में घर अगर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा कारपेट है घर में, बहुत ज़्यादा आपके ये कर्टेंस हैं, तो भी आपको हाउस डस्ट जो है वो काफ़ी एक्यूमुलेट होगी उन पर और आपके वातावरण को एलर्जिक बनाएगी और अस्थमा के रोगी को परेशान करेगी। तो घर आपका मॉडर्न है तो एक मॉडर्न और आप काम करिए। घर में वैक्यूम क्लीनर रखिए और सुबह शाम वैक्यूम क्लीनर से बहुत बड़ी सफाई करिए। पर्दों को अक्सर बीच बीच में धोते रहिए। बेडशीट अस्थमा के रोगी की रोज बदलिए। तो ये सब भी करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी बात कर लूँ। मान लीजिए गाँव में कोई अस्थमा का रोगी रहता है, तो कच्चा घर है उसका, लेकिन कच्चा हो लेकिन सच्चा हो, मतलब घर में सीलन ना हो, मतलब बढ़िया है। आप गोबर से लीप पूत के सुंदर बना के घर रहिए, कच्चा और रहने होने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि दैट इज़ बेटर। वो कम एलर्जिक माहौल है उसमें, लेकिन उस घर में सीलन नहीं होनी चाहिए, उस घर में जाले नहीं लगे होने चाहिए, उस घर में बहुत ज़्यादा पेपर डस्ट नहीं होनी चाहिए। जहाँ अलमारी में पेपर फाइलें हैं उनकी रेगुलर सफाई होती नहीं चाहिए। तो घर में अगर हाउस डस्ट होगी, घर में अगर टेडी बियर, दूसरे सॉफ्ट टॉयज़, फर वाले खिलौने होंगे, घर में कालीन ज़्यादा होगी, घर में कारपेट ज़्यादा होंगी, या घर में जो है वो पुराने घर में ऐसा माहौल होगा कि सीलन भी है, जाले भी हैं, पेपर डस्ट भी है, तो ये सब अस्थमा के रोगी को और बीमार कर देगा। एक चीज़ और, जैसे ही हम त्यौहार आते हैं, हम घर की पेंट करते हैं, घर में पेंट करते हैं, पेंट करते हैं तो सफाई पुताई बहुत ज़रूरी है। घर में त्योहारों में आवश्यक, हमारे यहाँ नियम है। लेकिन एक जान लीजिए कि घर में अगर पेंट हुआ है और पेंट की खुशबू जब तक उस कमरे में है, तो कृपया अस्थमा के रोगी को उस कमरे में मत लिटाइए। रात में ही आपको उसको अस्पताल, इमरजेंसी हो जाएगी और अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तो त्योहारों के समय ध्यान रखें। तीसरा, अगर आप शौकीन हैं परफ्यूम के, सेंट के, तो ये भी ध्यान रखें कि अगर घर में अस्थमा का रोगी है तो वो तो दूर रही, कृपया उसके सामने ये भी इस्तेमाल ना करें। और मतलब
महिलाओं से मेरा विशेष आग्रह है कि अगर आपका पति अस्थमा का मिल गया है तो कृपया करवा चौथ ना रहें, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि उसको डिओडोरेंट और परफ्यूम और इन सब चीज़ों से ज़रूर बचाएं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा, जो पूजा धार्मिक लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब आप हवन करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो इनसे भी ऐसी खुशबू निकलती है। कुछ लोग मच्छर भगाने के लिए कछुआ छाप और ये सब एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट और ये सब इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें घर के अंदर अस्थमा के रोगी को अस्थमा का बढ़ाती हैं। अब आइए घर के बाहर। तो मैंने कहा घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कोरोना भी मिल सकता है, वायु प्रदूषण भी मिल सकता है, अस्थमा भी बढ़ सकता है। तो घर से निकलिए, मास्क लगाइए, चौड़े से जाइए, कोरोना से भी बचिए और अस्थमा से भी बचिए। क्या दिक्कत है, वायु प्रदूषण से भी बचिए। तो बाहर आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ बहुत प्रदूषण हो, और वर्क प्लेस अगर ऐसा आपका है कि जहाँ पर धूल धुआं गर्दा बहुत ज़्यादा है तो उससे भी आप बच के रहिए। और हाँ, ये काम बिल्कुल मत करिए, सिगरेट बिल्कुल मत पीजिए। बीड़ी सिगरेट आप पिए करेंगे तो अस्थमा तो फिर भाई आपका भगवान ही मालिक है, फिर डॉक्टर सूर्यकांत तो क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं आपको बचा सकता है। और स्मोकिंग के साथ साथ पैसिव स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धूम्रपान नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी कर रहा है, आपका ऑफिस कलीग कर रहा है, घर में महिला धूम्रपान नहीं कर रही है लेकिन पति कर रहे हैं, ससुर कर रहे हैं, जेठ कर रहे हैं, भाई कर रहा है, देवर कर रहा है। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए, ये भी अस्थमा के रोगी को बढ़ावा देती है। फिर आपके अपने अंदर कुछ कारण है। आप अगर इमोशनल स्विंग के पर्सनालिटी हैं, मतलब जरा सा दुख हुआ तो आंसू नीचे और जरा सा खुशी हुई तो ठाके, तो अगर आप इमोशनल स्विंग वाले आदमी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी है कि आप कोई बहुत ज़्यादा खुशी की खबर या दुख की खबर सुनेंगे तो आपको अस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है। आपके खान पान में अगर फास्ट फूड शामिल है, नॉन वेजिटेरियन डाइट शामिल है, तो ये आपको अस्थमा को बढ़ा सकता है, परेशान कर सकता है। तो आप ऐसी डाइट लीजिए जिससे कि अस्थमा प्रोटेक्शन मिले। हरी सब्जियां लीजिए, फल लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी या चाय ये भी ले सकते हैं, ये सूप ले सकते हैं, प्रोटेक्शन का काम करता है। जो बहुत कोल्ड ड्रिंक हैं, आइसक्रीम हैं, केक्स हैं, पेस्ट्री हैं, चॉकलेट्स हैं, दूसरे फास्ट फूड हैं, ये सब अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। जी। हाँ, तो सर आपने अभी मैं खान पान के बारे में भी आपने हमें बताया है कि क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर हम उस पर बात कर सकते हैं कि क्या अस्थमा से क्या किसी की जान भी जा सकती है? जी, देखिए अस्थमा वैसे तो बहुत, मैं कहूँगा कि सीधे टाइप की बीमारी है, इसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर अस्थमा बहुत पुराना हो गया है, जीवन भर आपने अनियमित उसका इलाज किया है, छोड़ छोड़ के इलाज किया है, अपने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी है, एयरवे रीमॉडलिंग हो गई है, तो आपको उस स्टेज में जब इन्हेलर भी काम ना करे, नेबुलाइजर भी ना काम करे, तो ऐसी संभावना भी हो सकती है कि अगर कोई गंभीर एलर्जी का कारक आ जाए या संक्रमण आ जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि कहा जाता है कि जो अस्थमा है, अस्थमा में अस्थमा पर्सन को अधिकतर वॉकिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्या ये जो कहा जाता है? देखिए, वॉकिंग तो सबके लिए फायदेमंद है। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग से अच्छी एक्सरसाइज आज तक कोई ना बनी है ना बन सकती है। जी। और एक चीज़ और मैं कर दूँ, लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक, तो जरूरी नहीं। मॉर्निंग वॉक करो, चाहे आफ्टरनून वॉक करो, चाहे इवनिंग वॉक करो, चाहे नाइट वॉक करो, वॉक होती है, शरीर में वही फायदा मिलता है जो मॉर्निंग से या इवनिंग से। जी। दूसरा ये है कि मान लीजिए अस्थमा का एक्यूट अटैक है तो आपको बेड रेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तब आप वॉक कहाँ कर सकते हैं। जी। तो सांस का रोगी हो चाहे कोई रोगी हो, वॉकिंग तो सबको ही फायदा करती है। अस्थमा के रोगियों को भी वॉकिंग करनी चाहिए। जी। मतलब डॉक्टर, ये होता है कि जैसे परमानेंटली जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, क्या वो उनका अस्थमा एज के साथ बढ़ते बढ़ते क्या मतलब वो और ज्यादा डेंजरस होता जाता है? जी नहीं, वो तो आपके हाथ में है। जी। अब देखिए, सौरभ गांगुली जो है, इनको बचपन से अस्थमा है। जी। लेकिन आप सोचिए, गिन नहीं सकते कितने छक्के लगाए। जी। और कभी आपने देखा कि उन्होंने कहा मैं भाई मुझे अस्थमा है, मैं तो आज 4 ही छक्के लगाऊंगा? कभी उन्होंने मना किया हो? जी। तो ऐसा तो है नहीं। जी। और अमिताभ बच्चन ने कभी मना किया कि मैं 2 फिल्म की शूटिंग कम करूंगा, मुझे अस्थमा है? जी। तो ऐसा नहीं है। बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं दोबारा राष्ट्रपति नहीं अमेरिका का बनूंगा क्योंकि मुझे अस्थमा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अस्थमा नियंत्रित रखेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई भी कार्य आप नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। तो अस्थमा और उसके साथ अगर उचित चिकित्सा डॉक्टर की सलाह पे जोड़ दी जाए तो वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं फिर अपने चश्मे का उदाहरण देता हूँ, 2009 से मेरे लगा हुआ है। मैंने चश्मा लगा लिया, अब अखबार दे दो, चाहे अंग्रेजी का अखबार, चाहे हिंदी का अखबार, चाहे कोई किताब दे दो, मैं सब पढ़ लूंगा। तो चश्मा जैसे ही मेरा उतरेगा
तो मैं पढ़ने में मुझे दिक्कत होने लगेगी। तो इसी तरह आप डॉक्टर की सलाह से अगर इनहेलर चिकित्सा अच्छी ले रहे हैं तो जिंदगी आप उतनी ही हसीन बना सकते हैं अपनी जितनी की स्वस्थ व्यक्ति। जी। अच्छा डॉक्टर, आप इनहेलर की बात कर रहे हैं, हमारे एक व्यूअर का एक सवाल था, उनका कहना ये था कि इनहेलर के इस्तेमाल से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहता है, क्या ये बात सही है? इससे ज़्यादा मतलब गलत शब्द मैंने दुनिया में आज तक सुना ही नहीं श्वेता जी। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि इनहेलर के इस्तेमाल से कैंसर हो जाता है। हाँ, इनहेलर अगर आप नहीं होंगे तो अस्थमा से हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। जी। तो इसलिए इनहेलर जरूर लीजिए, डॉक्टर की सलाह पर लीजिए। और हाँ, इनहेलर लेने के बाद थोड़ा पानी से गरारा करना होता है, वो आप करते रहिए। इनहेलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर साइड इफेक्ट होता तो लोग 50-50 साल से इनहेलर ले रहे हैं। अरे भाई, अमिताभ बच्चन को ही लीजिए, वो तो 50 साल से ऊपर से इनहेलर ले रहे हैं। उनको कौन सा साइड इफेक्ट हो गया या किसी और को कौन सा साइड इफेक्ट हो गया? नहीं, इनहेलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं। ना चश्मा लगाने का कोई साइड इफेक्ट है, ना इनहेलर का कोई साइड इफेक्ट है। अच्छा, और सर ये है कि जो अस्थमा पेशेंट हैं, क्या उनके लिए कॉफ़ी पीना सही है? कि कॉफ़ी से क्या कुछ रिलीफ मिलता है? क्योंकि अब देखिए, ऐसा है कि मैं ये कह दूं कि हाँ कॉफ़ी पीना सही है और कल से कोई 10-10 कॉफ़ी पीना पड़ जाए तो उसको एसिडिटी हो जाएगी, पेट का अल्सर हो जाएगा, अस्थमा तो दूर। हाँ, थोड़ी मात्रा में चाय, कॉफ़ी, सूप जो होते हैं ये थोड़े प्रमोट करते हैं अस्थमा के पेशेंट के ट्रीटमेंट को या अस्थमा के पेशेंट की कंडीशन को, लेकिन इनको सीमित मात्रा में आप उपयोग कर सकते हैं। और जो कोल्ड ड्रिंक हैं, जो आइसक्रीम है, जो चॉकलेट हैं, जो पेस्ट्री हैं, जो फास्ट फूड हैं, वो अस्थमा के रोगी को नुकसान करते हैं, इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, सीमित मात्रा में चाय, कॉफ़ी चाय भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि एसिडिटी कर दे, पेट में अल्सर कर दे। और सूप भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में, सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुकसान नहीं करती हैं, बल्कि थोड़ा बहुत फ़ायदा करती हैं। बल्कि जो आप दूसरी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक और जो मैंने बताई फास्ट फूड, वो नुकसान करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि अगर हम एक प्रतिशत की बात करते हैं, अस्थमा पेशेंट की प्रतिशत के लिए बात की जाती है, तो क्या कभी ऐसा आपके सामने आया है कि अस्थमा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गया हो? देखिए, ऐसा है, एक तो बच्चों में देखा गया है कि जो बचपन में अस्थमा होता है वो 12 साल की उम्र आते आते आधे बच्चों को वो उससे निजात पा जाते हैं। अब वो क्या कारण है वो अलग विषय है, वो तो बहुत लंबी शोध का विषय है। लेकिन अब अगर ये अस्थमा बड़े तक जाता है, मतलब आप 40 के हो गए, 45 के हो गए, तो अस्थमा आपका कंट्रोल रहता है, अस्थमा क्योर नहीं होता है अभी भी किसी भी पैथी में। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर पैथी में एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं इस पर विश्वास रखता हूँ कि देश के लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए, हर पैथी का सम्मान होना चाहिए, हर पैथी के कोऑपरेशन से ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तक किसी पैथी में अस्थमा को क्योर करने की क्षमता नहीं है। अगर किसी ने विकसित कर ली होगी तो मुझे सूचित करे, मैं बहुत खुश होऊंगा। जी। और डॉक्टर, अगर हम किसी पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ पर्टिकुलर एज के पर्सन्स को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है और कुछ को नहीं? क्या ये यंग लोगों को ज़्यादा अस्थमा अफेक्ट करता है, ये बचपन की बीमारी है और या ये यंग एज की बीमारी है। तो अक्सर 2 साल के उम्र के बाद, जो बचपन है 2 से 12 साल के बीच में, वो काफ़ी इसको प्रभावित करता है। उसके बाद 12 से लेके फिर 18-20 साल तक उसको भी काफ़ी प्रभावित करता है। और फिर 30 साल के बाद, यानी एडल्टहुड में और एल्डरली में बहुत कम परसेंटेज ऐसा है कि जिनको एल्डरली अस्थमा हम कहते हैं या जिसको एडल्ट अस्थमा कहते हैं या लेट ऑनसेट अस्थमा कहते हैं, वो होता है, उसका परसेंटेज कम है। जी। अच्छा डॉक्टर, ये भी हो रहा है कि इसकी जो दर्द है, इसकी जो दर है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना नहीं था। क्योंकि 2011 में अगर हम देखें, जिसमें 300 मिलियन से ज़्यादा अधिकतर लोग इसके अस्थमा के सर्वाइवर्स रहे हैं, और अब उसका ग्राफ और भी बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछले 2 दशक में आशातीत रूप से अस्थमा के केसेस बढ़े हैं। और पहले अस्थमा माना जाता था कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी है, हमारे देश में नहीं माना जाता था। लेकिन अगर आप पिछले 20-30 साल का हिसाब देखेंगे इंडिया का, तो जैसे जैसे वायु प्रदूषण बना, अक्सर मैं कहता हूँ मॉडर्नाइजेशन और आपका ये कंस्ट्रक्शन जितना हुआ है, अर्थात अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण हमारा जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, जिसमें हमने हेल्दी डाइट के बजाय हमने फास्ट फूड को चेंज किया है, खासतौर पे बच्चों में। एक और अस्थमा का प्रकार मैं बताना भूल गया, ओबेसिटी रिलेटेड अस्थमा। तो जो लोग मोटे बच्चे हो जाते हैं, चबी बर्गर खा खा के, पिज़्ज़ा बर्गर बॉय जिसको हम बोलते हैं, तो हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। जो इम्यून बॉय होगा
वो वेजिटेबल बॉय होगा, और जो नॉन इम्यून बॉय होगा वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा बर्गर वाला बॉय होगा। जी। तो ये जो पिज़्ज़ा और बर्गर वाले जो बच्चे हैं इनको ओबेसिटी ज़्यादा होती है, इनको ही अस्थमा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी। तो लाइफ स्टाइल चेंज से, डाइटरी चेंज, फास्ट फूड हैबिट से, जी। इनएक्टिविटी रहने से, कंप्यूटर पे ज़्यादा है, मोबाइल पे ज़्यादा है, एक्टिविटी है ही नहीं, तो इनएक्टिविटी से, फास्ट फूड से, सीडेंट्री हैबिट से, और मॉडर्नाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से, एयर पोल्यूशन के बढ़ने के कारण, स्मोकिंग के बढ़ने के कारण हमारे देश में अस्थमा बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सही है। जी। अच्छा, आखिर में सर हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। देखिए, अस्थमा है, इसको लेके बिल्कुल घबराइए मत। अस्थमा से पीड़ित बच्चा हो या व्यक्ति पूरे जीवन उतना ही स्वस्थ रहेगा जितना कि एक स्वस्थ व्यक्ति। हाँ, अपने डॉक्टर की सलाह से इन्हेलर चिकित्सा जरूर लेते रहिए, और वायु प्रदूषण से बचते रहिए, धूम्रपान से बचते रहिए, फास्ट फूड से बचते रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए। आज की हेल्थ मंत्रा में बस इतना ही। आज हमने डॉक्टर सूर्यकांत जी से अस्थमा से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली है, जिससे हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी काफ़ी पसंद आई होंगी। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में और एक नए डिजीज़ के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।